ये कपल एक अनजान टाइम लूप के अंदर फंस जाता है, जिसके अंदर उन्हें अपने आप की ही जान लेनी पड़ती है। वहाँ इतने सारे खतरनाक इंसिडेंट हुए जो एकदम दिल दहला देते हैं। तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी सुनसान इलाके को दिखाते हुए। ये एकदम डेजर्टेड वाला जोन था जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। अब उन्हीं चीजों के बीच हमें एक कपल दिखाई देता है जो फिलहाल अपनी कार से ट्रेवल कर रहे थे। उनमें से आदमी का नाम माइकल और दूसरे का नाम सैरा था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन जल्दी शादी करने का डिसाइड कर रहे होते हैं। फिलहाल तो माइकल शादी में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सैरा अपनी बातों से उसे इमोशनल करती थी कि शादी कर लेनी चाहिए। इस समय वो दोनों ट्रेवल करते हुए सैरा के पेरेंट्स के पास ही जा रहे होते हैं। अब फिलहाल तो वो दोनों कई देर तक ट्रैवल ही करते रह गए। वो पूरी जगह एकदम बिछड़ वाले इलाके के बीचों बीच थी। ना ही कोई शॉप दिखाई दे रही होती है और ना ही कोई दूसरा इंसान जिससे कि वो कभी जरूरत पड़ने पर मदद मांग सके। अब ट्रैवल करते हुए अचानक उनकी कार किसी से टकराती है। ऐसा लग रहा था कि उनकी कार के नीचे कोई आ गया है। तुरंत ही दोनों घबराकर जैसे ही बाहर निकले देखने के लिए, तो पता चला कि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। ना तो कोई पत्थर होता है और ना ही कोई ऐसा जानवर जो गलती से टायर के नीचे आ गया। माइकल को ये थोड़ा वियर्ड लगता है और वो शायद वापस भी जाने लगा था, लेकिन तभी सैरा का पैर फिसलता है और उसे नीचे कुछ दिखाई दिया। वो माइकल को साफ डिक्टेट कर रही थी कि ये कुछ बर्फ जैसा सब्सटेंस मौजूद है। माइकल जब उसे पैरों से टच करता है तो सच में उसमें क्रिस्टल जैसी चीजें निकल रही थी, लेकिन बर्फ जैसे स्ट्रक्चर वो भी इतनी कड़ी धूप में कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। इसके बाद तो सैरा और माइकल इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और कार में जाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अभी उनके साथ जो भी हुआ वो ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा कि एक खतरनाक टाइम लूप की शुरुआत हो चुकी है। अचानक अब माइकल नोटिस करता है कि एक दूसरी कार उसका पीछा कर रही है। माइकल ने तो पीछे वाली कार को आगे जाने की जगह भी दी, लेकिन वो अभी भी उसके ठीक पीछे ही थी। अब इन चीजों से माइकल को थोड़ा सा शक होने लगा। वो तो अपनी कार की स्पीड भी काफी तेज कर लेता है ताकि उस कार से बच जाए, लेकिन शॉकिंग बात ये पता चली कि उस कार ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। यानी वो एक्चुअल में माइकल की कार का पीछा ही कर रही थी। अब थोड़ी ही देर में माइकल को सामने की तरफ एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है, तो उसने अपनी कार की स्पीड स्लो की और उस रेस्टोरेंट के पास जाकर रुक गया। पता चला कि पीछे जो कार थी वो सीधा आगे निकल गई होती है, यानी इस जगह पर वो दोनों एकदम सेफ हैं। सैरा तो माइकल से काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है और वो उसे इस बारे में बहुत डांटती भी है। फिलहाल तो दोनों को भूख लगी थी, तो उस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर वो चले जाते हैं। वो देख पा रहे थे कि उसके अंदर सिर्फ एक बूढ़ा कपल है जो शांति से खाना खा रहा है। उसमें से जो बूढ़ी औरत थी वो काफी वियर्ड होती है, लेकिन सैरा और माइकल ने अपना ऑर्डर दिया और खाने के लिए वेट करने लगे। यहाँ पर हमें पता चला कि सैरा तो काफी एक्साइटेड है शादी के लिए, लेकिन माइकल खुद को रेडी नहीं समझता था। सैरा उस जगह पर ये क्लियर कर देती है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और उनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो चुका है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है शादी करने का। माइकल तो बेचारा अभी भी इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था। अब हमें पता चला कि जो बूढ़ा कपल वहाँ बैठ के तब से खाना खा रहा था, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। सैरा और माइकल को भी वहाँ की एक वेट्रेस लाकर ड्रिंक देती है। वो तो उन दोनों को एक एक कॉइन भी दे रही थी और कहती है कि इससे आप कोई भी विशेष पूरी कर सकते हो। ये इस रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी थी कि आप थोड़ी सी टिप देकर किसी से कुछ परफॉर्म करा सकते थे या फिर अपने पार्टनर के लिए खुद परफॉर्म कर सकते थे। तो अब माइकल ने सैरा को खुश करने के लिए एक अच्छा गाना भी गाया। सैरा इससे खुश तो हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में और भी बातें चल रही थी। थोड़ी देर के बाद माइकल वॉशरूम में चला जाता है, जिस पर सैरा ने सारा खाने का सामान पैक करा दिया था। उसने तो शेफ को एक्स्ट्रा डॉलर्स दिए, ये बोलते हुए कि वो उसके फादर जैसे लगते हैं और वो बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। शेफ सैरा के बिहेवियर से काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। हमें एक शॉकिंग चीज पता चली कि वो ब्लैक कलर की कार अभी भी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। जैसे लग रहा था कि वो उनका पीछा कभी छोड़ेगी नहीं। सैरा और माइकल अपनी कार में वापस आकर बैठ जाते हैं। पता चला कि इस बार सैरा गाड़ी चला रही है, यानी गड़बड़ होना तो पक्का ही है। ट्रैवल करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं और माइकल नेटवर्क देख रहा था। उस जगह पर नेटवर्क का तो नामो निशान ही नहीं होता। बात करते हुए वो दोनों जब आगे बढ़ रहे थे तो फिर ऐसा लगा कि उनकी कार से कुछ टकराया है। सैरा तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई और साइड में कार रोक देती है।
आसपास फिर नजर घुमाने पर पता चला कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एक शॉकिंग बात थी कि ये वही जगह है जहाँ पर इससे पहले भी वो गुजर चुके हैं और वही स्पॉट पर कुछ अनजान चीज उनके कार से टकराई थी। सैरा और माइकल गहरी सोच में पड़ गए कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं। शायद ये उनका वहम है जो कि उन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें उसी वियर्ड रेस्टोरेंट के अंदर वो शेफ और वेट्रेस दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट के मैनेजर से कह रहे थे कि सैरा और उसका हस्बैंड अच्छे लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैनेजर को कुछ ऐसा पता है जो वो रिवील नहीं करता। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि अब सैरा और माइकल इसमें फंस चुके हैं, उन्हें अब शायद कोई भी नहीं बचा सकता। यानी उस जगह पर एक ऐसा गंदा खेल चल रहा है जिसके बारे में सिर्फ इन लोगों को ही पता है। हमें तो उस रेस्टोरेंट में एक दूसरी लेडी दिखाई जाती है जो इन चीजों को ध्यान से सुन रही थी। अब बाहर की तरफ सैरा और माइकल एक दूसरे से झगड़ने लगे थे, जिस पर सैरा बार बार कहती है कि हम एक ही रास्ते पर बार बार घूमते जा रहे हैं। यानी एक्चुअल में वो किसी लूप के अंदर फंस चुके हैं जहाँ एक चीज रिपीट हो रही है। वो कहीं भी चले जाएं, घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे। माइकल को तो इन चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सैरा की सीरियसनेस देखकर वो भी इन पर सोचने पे मजबूर हो जाता है। उस जगह पर तो नेटवर्क भी अच्छे से नहीं था कि वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर सके। लेकिन अचानक सैरा की नजर उस कार की तरफ जाती है जो ठीक उनके साइड में खड़ी थी। अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद सैरा ने डिसाइड किया कि वो जाकर देख के आएगी। लेकिन सैरा जैसे तैसे उस ब्लैक कार के पास पहुंचती है और उसका विंडो ओपन करती है, पर अचानक वो अंदर कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ गए थे। वो एकदम से घबरा गई और वहाँ से भागते हुए माइकल को कार के अंदर बैठने के लिए कहती है। सैरा ने अपनी कार को इतनी तेजी से भगाया कि वो आगे बढ़ने लगी। वो कार भी चालू होकर उसके पीछे आने लगती है। माइकल तो सैरा से पूछ रहा था कि आखिर उसने कार में क्या देखा, लेकिन यहाँ सैरा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बहुत सारा डर तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सैरा इतना कह रही थी कि उस कार के अंदर कुछ ऐसा है जो दिल दहला देगा, तो उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है और उस कार से दूर भागना है। सैरा ने तो कार काफी स्पीड से चलाई और उसे फिर वही रेस्टोरेंट दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाकर रोक देती है। तुरंत ही उतरकर दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और सैरा तो एक कॉल करने की मांग करती है। वो सीधा चली गई फोन बूथ में और पुलिस ऑफिसर से कनेक्ट कर लेती है। उन्हें सारी चीजें अच्छी तरीके से बताने के बाद वो यही कहती है कि यहाँ से उन्हें निकाला जाए, पर दूसरी तरफ मौजूद ऑफिसर कह रहा था कि वो जगह काफी दूर है, हमें कुछ घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। जबकि वहाँ एक हार्श रियलिटी ये थी कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का वो मैनेजर था जो पुलिस की आवाज में उससे बात कर रहा होता है। रेस्टोरेंट के अंदर माइकल वहाँ के मैनेजर को उस ब्लैक कार के बारे में बताता है और पूछता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। माइकल ने तो ये भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे वो बार बार यहीं घूम कर आ जा रहे हैं, यानी वो आगे निकल चुके थे पर इस रेस्टोरेंट के पास वापस आ गए। वो मैनेजर सारी बातें सुनता है, लेकिन वो कहने लगा कि इस जगह के रास्ते बहुत ही घुमावदार हैं। आपने कोई गलत रास्ता ले लिया होगा जिससे कि आप वहीं वापस आ गए होगे। सैरा भी अब अंदर आकर कहती है कि ऑफिसर्स यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, लेकिन कुछ घंटों तक हमें यहीं पर रुकना होगा। अब ये चीजें सुनने के बाद मैनेजर बताने लगा कि हमारे पास अच्छे कमरे भी हैं जिसमें आप सब रुक सकते हो कितने भी दिनों के लिए। पर आखिरकार मैनेजर ने पुलिस ऑफिसर की आवाज में सैरा से क्यों बात की थी ये थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। सैरा और माइकल अभी भी उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे और वेट्रेस से ड्रिंक मांगते हैं, लेकिन वेट्रेस वहाँ आकर बता रही थी कि आपको 2 कॉइन मिले थे और उनमें आप अपने लिए ड्रिंक पहले ही मंगा चुके हो, एक ड्रिंक के अलावा किसी और को ज्यादा नहीं मिलते। सैरा और माइकल को ये रूल काफी वियर्ड लगता है, पर तभी वो दूसरी औरत जो उस जगह पर मौजूद थी उसने अपना कॉइन देने का वादा किया, क्योंकि वो भी यहाँ पर रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और निकलना चाहती थी। एक्चुअल में वो सैरा और माइकल को कोई सीक्रेट बात बताने आ रही थी, पर मैनेजर सही समय पे पहुंचकर उसे रोक लेता है। वो तो उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। बाद में मैनेजर सैरा और माइकल को समझाता है कि शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो दोनों फिलहाल उस रेस्टोरेंट में एंजॉय करे और पुलिस ऑफिसर्स के आने का वेट करे। सैरा तो वापस अपने फोन बूथ के पास जाकर फादर को कॉल लगाने का ट्राई करती है। एक्चुअल में उसके फादर का कॉल कनेक्ट भी हो गया था और वो उनकी आवाज सुन पा रही थी, पर पता चला कि उसकी आवाज फादर के पास नहीं जा रही है। ऐसा चलता रहा तो वो किसी से बातचीत ही नहीं कर पाएगी। पर अगर कभी ऐसी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाएं, जहां इस तरीके के बीहड़ वाले इलाके में कनेक्शन एस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हमें मदद के लिए किसी न किसी से कांटेक्ट करना है, तो आखिरकार ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों के मोबाइल फोन्स पर। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहली टेक्निक होती है कि हम डायरेक्टली सैटेलाइट से कांटेक्ट करें और वहां से फिर ऑफिसर या फिर किसी भी फ्रेंड से कॉल करके मदद मांगे।
याद रहे कि हर एक मोबाइल फोन के अंदर जो इमरजेंसी SOS फीचर्स होते हैं वो मॉडर्न मोबाइल में ऑलरेडी अवेलेबल रहते थे, जो डायरेक्टली सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सफर करते दौरान ऐसे मोबाइल फोन अपने पास ही रखिए, क्योंकि जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। अब उसी तरीके से एक सैटेलाइट मैसेंजर आता है जिसे प्रॉपर कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक SOS मैसेज होता है जिसे ट्रिगर करने पर वो आपकी लोकेशन और कोऑर्डिनेट सारी डिटेल्स टारगेटेड नंबर पर भेज देता था, वो भी सैटेलाइट सर्विस की मदद से। और अगर फिर भी ये सारी चीजें काम में नहीं आ रही हैं, तो हमें मोर्स कोड जैसे मीडियम का यूज करना होगा। यानी कि ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिससे विदाउट कनेक्शन दूसरों को मैसेजेस भेज सकते थे, वो भी इंक्रिप्टेड लैंग्वेज में। खैर अभी तो हम ये सारी कोड्स नहीं सीख सकते, लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी थोड़ी मोड़ी नॉलेज अपने पास रखें। पर बुरी बात यहाँ पर ये थी कि सैरा और माइकल फंस चुके होते हैं। अब हमें वही दूसरी लेडी दिखाई गई जिसे कि मैनेजर एक कमरे के पास लेकर जाता है। उस कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा था और वो लेडी बार बार कह रही थी कि उसे अंदर नहीं जाना, पर वो मैनेजर कह रहा था कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें यहाँ पर जाकर उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैनेजर तो अब उसे फोर्स करने लगा और सीधा उसे अंदर ढकेल देता है। उसने तो तुरंत ही दरवाजा भी बंद कर दिया, जिसके बाद उस औरत के चिल्लाने की आवाज भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ सैरा और माइकल रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे और उन्हें काफी देर हो चुकी होती है। जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स ने कहा था कि उन्हें कुछ घंटे यहाँ आने में लग जाएंगे। तब तक सैरा माइकल को बोल रही थी कि हमें यहीं के कमरे में आराम करना चाहिए। वहाँ पर जो वो बूढ़ा शेफ था वो उनके लिए खाना लेकर आता है और वो उनके लिए चिंतित भी था। शायद बूढ़े शेफ को सारी रियलिटी पता थी और वो तो सैरा और माइकल को एक ही चीज कहता है कि उन कमरे में मत जाना। वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, इसीलिए शेफ ने एक छोटे से पेपर पर रन लिख दिया था, यानी कि यहाँ से सिर्फ उन्हें भागना है। पर सैरा और माइकल उस नोट को देख पाते इससे पहले वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर उस नोट को अपने पास रख ले रहा था और अब वो उन दोनों को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर जाने लगता है। सैरा तो माइकल को बार बार यही बोल रही थी कि यहाँ इतनी सारी चीजें काफी अजीब हैं। सैरा तो फिलहाल के लिए एकदम सतर्क रहती है और खासकर उसकी नजर मैनेजर पर थी। मैनेजर तो उन दोनों को कमरा दिखाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर चला गया। सैरा तो यही पूछती है कि तुम लोगों ने उस ब्लैक कार के बारे में पता क्यों नहीं लगाया, वो आखिर इस तरीके से बिना परमिशन के क्यों सबका पीछा कर रही है। पर यहाँ मैनेजर की बातों से लग रहा था कि उसे इन चीजों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सैरा और माइकल को फंसाना चाहता था एक चीज में। अब तो वो उन लोगों को कमरे के पास भी लेकर आ चुका होता है। पर तभी अचानक सैरा को कुछ दिखाई दिया। वो तो एक कमरे की दीवारों पर बर्फ बनती हुई देखती है, जो सेम टू सेम वैसा था जब वो गाड़ी से उतरकर नीचे देख रहे थे। यानी जरूर उस अनजान जगह और यहाँ के कमरे में कुछ न कुछ कनेक्शन है। सैरा तुरंत ही माइकल को रोकती है और यहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। यानी अब वो 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं गुजारने वाले थे। मैनेजर ये बातें सुनता है तो वो कहने लगा कि इसका कुछ फायदा नहीं है, आप घूम फिर कर यहीं आ जाओगे, इससे अच्छा कमरे के अंदर रहो। पर अब माइकल भी सैरा की बातें सुनकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेता है। दोनों जैसे तैसे कार के पास पहुँचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका काम बढ़ गया होता है। वहीं पर वो वेट्रेस और शेफ भी मौजूद था, जो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि सैरा और माइकल अच्छे लोग हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैनेजर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन बन रहे थे उससे देखकर लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब होकर रहेगा। मैनेजर तो कहने लगा कि उन लोगों को घूम फिर कर यहीं आना है, तो मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यानी वो खतरनाक लूप अभी तक चल रहा है जिसमें सैरा माइकल बुरी तरीके से फंस गए हैं। वहाँ सैरा और माइकल जब अपनी कार लेकर उस डेजर्टेड वाले एरिया में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक हैट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आदमी हर बार उनकी कार के साइड में आ जाता और उन पर नजर रखता। अब आखिर ये कौन है उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा है, पर कहीं न कहीं उनकी जान खतरे में है ये तो पता चल गया था। सैरा और माइकल इतना तो समझ गए होते हैं कि वो एक लूप के अंदर फंस गए और अगर वो कुछ अलग चीजें नहीं करेंगे तो उसी लूप में घूमते रह जाएंगे। सैरा इस मोमेंट पर सबसे ज्यादा डर चुकी थी और माइकल उसे शांत तो कराता है, लेकिन ठीक पीछे वही ब्लैक कार वापस से आ गई थी। यानी अब उन दोनों की चेसिंग जैसा पहले चल रही थी वैसे ही होती है। उनकी कार सेम वैसे ही अजीब चीजों से टकराती चली गई और अब तो माइकल को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा होता है। उसने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि ये लूप है और हमें कुछ अलग करना ही होगा, इसलिए वो पीछे पड़ी हुई ब्लैक कार से पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले कार की स्पीड काफी बढ़ाता है। ऐसा करने पर ब्लैक कार भी उसका पीछा तो कर रही थी, लेकिन तभी माइकल ने एक दूसरा टर्न लेकर तुरंत ही कार दूसरी तरफ कर ली। यानी अब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। माइकल को लगा कि इससे शायद कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर अब इस बात थी कि वो लूप ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि कार भी नहीं बदलती और वो रास्ता जिस पर वो लगातार कई किलोमीटर चल रहे थे वो भी खत्म नहीं होता।
थक हार कर बेचारे सैरा और माइकल अब अपनी कार रोक देते हैं। वो दोनों जल्द से जल्द कार से नीचे उतरे और अब डिसाइड किए कि वो डेजर्टेड वाले एरिया में पैदल आगे बढ़ेंगे, शायद वहाँ से कोई रास्ता निकल जाए। भरी गर्मी और विदाउट रिसोर्सेज के वो आगे बढ़ते तो चले जा रहे थे। सैरा और माइकल तो कई देर से ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एक कार दिखाई देती है। उस कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। जैसे तैसे सैरा और माइकल वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि विंडशील्ड पर कई खून के धब्बे भी हैं। जैसे ही वो हिम्मत करके उस कार के अंदर देख रहे थे तो वो एकदम से दंग रह गए और काफी पैनिक होने लगे। खास करके माइकल, जो अभी तक एकदम चिल था, वो भी अब इतना डर जाता है कि सैरा को लेकर अपनी कार की तरफ भागने लगा। उनकी कार अभी तक सही सलामत थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं रुकते और तेजी से आगे बढ़ते हैं। दोनों का चेहरा एकदम से शांत हो चुका था, जैसे उन्होंने मौत देख ली हो। पर लूप में जो चीजें हो रही थी वो तो होंगी, यानी वो ब्लैक कार वापस से उनका पीछा करने लग जाती है। दोनों ने तो अपनी कार से कई बार वही रास्ता तय किया जहाँ पर वो रेस्टोरेंट होता है, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि बार बार घूमकर कुछ मतलब नहीं है। अगर उनके कार का फ्यूल खत्म हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है, इसलिए उस ब्लैक कार से पीछा छुड़ाने के लिए वो वापस उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सैरा तो एकदम फ्रस्ट्रेशन में उस मैनेजर के पास गई और सच्चाई पूछने लगी कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। उस मोमेंट पर मैनेजर शांति से खड़ा हुआ था और आखिरकार वो बताना स्टार्ट करता है कि इस पूरी जगह पर हो क्या रहा है। मैनेजर तो शांति से बताना ये स्टार्ट करता है कि ये पूरी जगह नॉर्मल नहीं है। सच्चाई तो ये थी कि ये एक ऐसी दो दुनिया का मेल है जहाँ रियलिटी और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से जुड़ जाते थे। एक्चुअल बात होती है कि सैरा और माइकल यहाँ पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों एक्चुअल में कोमा के अंदर हैं और अपनी जिंदगी पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सैरा इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी, जिस पर मैनेजर एकदम सिंप्लीफाई करके बताता है। वो कहने लगा कि सैरा और माइकल का यहाँ आने से पहले एक भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के अंदर वो दोनों इतने घायल हो गए कि कोमा में पहुंच गए और ये जो दूसरी दुनिया है वहाँ पर उनका सबकॉन्शियस माइंड अटक गया। इन चीजों की डिटेलिंग हमें उस मोमेंट से पता चलती है जब सैरा और माइकल कार चला रहे थे तो 2 बार उनकी कार को झटके लग रहे थे, जैसे कि कोई नीचे आ गया हो। वो चीज एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि वो पॉइंट था जहाँ उनका रियलिटी में एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ से ट्रेवल करते हुए जब वो टूटी फूटी हुई कार के पास पहुँचे तो उसके अंदर लिटरली उनकी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यानी वो रियल दुनिया में उनका एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक सैरा और माइकल मरे नहीं हैं, बल्कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इस दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका है, जो वापस जिंदा होगा या फिर हमेशा के लिए मर जाएगा, यही रास्ता ढूंढ रहा है। मैनेजर ने बताया कि वो और उसका स्टाफ तो नॉर्मल एम्प्लॉइज है। यही रीजन था कि वो सैरा और माइकल के सबकॉन्शियस माइंड वाले पर्सन्स को उस कमरे में लेकर जा रहे थे। अगर वो एक बार कमरे में चले गए तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। इससे उन्हें शांति मिल सकती थी और मैनेजर का काम भी हो जाता। यही रीजन होता है कि सेम ऐसा ही मैनेजर ने पहली वाली औरत के साथ किया था। शायद वो भी इस जगह पर मर चुकी होगी और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से यहाँ फंस गई, लेकिन मैनेजर ने उसे मुक्ति दिलाने के लिए कमरे में डाल दिया और उसे हमेशा के लिए मार दिया। सैरा और माइकल एक्सीडेंट होने के बाद जब इस दुनिया में पहली बार आए थे तो जो वो वियर्ड बूढ़ा कपल दिखाई दिया था, शायद वो भी इसी तरीके से फंसे होंगे। माइकल ने उन्हें भी कमरे में लेके जाकर शांत करा दिया। यानी ऑब्वियसली अब बारी होती है सैरा और माइकल की। माइकल और भी बताने लगा कि जो ब्लैक कार उनका पीछा कर रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि डेथ होती है, जो उनके पीछे पड़ी हुई थी ताकि सबकॉन्शियस माइंड में भी उन्हें मार सके। सैरा तो अब यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई कि उनका अंत होने वाला है। अगर वो इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकली तो रियलिटी में नहीं पहुँच पाएंगे। उस मोमेंट पर मैनेजर बताता है कि तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम्हारे पास जीने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो जो तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता। और अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो मैनेजर यही सजेस्ट कर रहा था कि तुम दोनों कमरे में चले जाओ। वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी वाले शरीर को शांति देंगी और शायद तुम्हें पुनर्जन्म का चांस मिल जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना होगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सैरा तो यहाँ पर काफी ज्यादा सोचने लगी थी। तब जाकर वो अपना एक्चुअल रीजन डिसाइड करती है जीने के लिए अपने बच्चे से रिलेटेड, यानी कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जीना चाहती थी और उसे अच्छी शिक्षा देकर काफी अच्छा बनाना चाहती थी। मैनेजर भी सैरा की सारी बातों को समझकर उसके पेट को टच भी करता है और सैरा के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा रियल थे कि उसके अंदर जीने की चाहत दिखाई दे रही थी। यानी मैनेजर तो इस बात से कन्विंस हो चुका होता है कि सैरा के पास कोई न कोई वजह है जीने की, लेकिन वो बताने लगा कि तुम दोनों में से कोई एक ही सबकॉन्शियस माइंड से रियलिटी में जा सकता है, यानी एक को इसी दुनिया में रहकर अपना त्याग देना होगा। सैरा तो अपना रास्ता चुन चुकी थी, लेकिन अब बचता है माइकल, जो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरलेस हुआ करता था।
जब वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा था तो वेट्रेस उसे सारी बातें समझाती है, यानी सैरा को बचाने के लिए माइकल को इस दुनिया में अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये इसलिए क्योंकि माइकल के पास सैरा की तरह कोई रीजन नहीं है। वो तो सैरा से शादी भी नहीं करना चाहता था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। और तब जाकर माइकल को अपनी गलती का एहसास होता है। माइकल तो उस मोमेंट पर रोने लगा था, क्योंकि ये बातें फिक्स हो चुकी होती हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड सैरा का साथ छोड़ना होगा। सैरा को भी जब ये सारी बातें मैनेजर बताता है तो वो सीधा भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गई और अपने हस्बैंड माइकल को गले लगाकर चूमने लगी। दोनों जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और शायद अब माइकल ने भी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। सैरा के बच्चे को पालने के लिए सैरा का जिंदा रहना जरूरी है। माइकल ने अपना एंड एक्सेप्ट कर लिया था, यानी वो आखिरकार सबकॉन्शियस दुनिया में ही रहेगा। अब हमें उस एक्सीडेंट वाले सीन को दिखाया गया जहाँ पर उनकी कार की हालत खराब हो चुकी थी और यहाँ दोनों ही कपल बहुत ही बुरी अवस्था में वहाँ गिरे हुए होते हैं। वो ब्लैक कार भी उनके विजन में घूम रही थी और एक जोर से हॉर्न मारने की आवाज आती है, जिसके बाद तुरंत ही सैरा अपनी आंखें खोल लेती है। यानी वो इन सारे लूप से बचकर रियलिटी वाली दुनिया में आ चुकी है, लेकिन नीचे गिरा हुआ उसका वो बॉयफ्रेंड माइकल मर चुका होता है। ये इसलिए क्योंकि वो अभी भी सबकॉन्शियस दुनिया में है सैरा को बचाने के लिए। यानी कि सैरा अपने दृढ़ निश्चय और जीने की भावना जताने के कारण होमा जैसी खतरनाक सबकॉन्शियस दुनिया में से बाहर निकल पाई है और हमारी ये डरा देने वाली कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।